हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आज की नई वीडियो में। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 कक्षा 7 के लिए पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी शुरू करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। एनसीईआरटी है 2022-23 के डाटा के साथ। हम यहाँ पर ये देखेंगे इसमें कौन से अध्याय हैं, कितने अध्याय हैं कुल। फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से आता है, पता होना चाहिए आपको कि संविधान किस दिन बना था, अपना अंगीकृत हुआ था। 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान बन के तैयार हो गया था। संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 में के जोड़ गए प्रभु संपन्न लोकतंत्र गणराज्य एक स्थापना प्रतिस्थापित की गई थी और के जोड़ेगा राष्ट्र की एकता अखंडता इसी में जोड़े गए थे। एक प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से बनता है, भाग 4A या क आपके एग्जाम में दिया मिलेगा। ये किससे संबंधित है? नागरिकों के मूल कर्तव्य संबंधित है। लेकिन भाग 4 किससे संबंधित है? भाग 4 मौलिक कर्तव्य संबंधित है। अनुच्छेद 51 क में क्या दिया है कि नागरिकों के मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं? इन मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। कितनी है? 11 मूल कर्तव्य हैं भाग 4 क में और अनुच्छेद 51 क। फ्रेंड्स, एक प्रश्न यहाँ से बनता है, याद रखेंगे। संविधान का 42वां संविधान संशोधन 1976 संविधान संशोधन 86वां अधिनियम 2002 धारा 4 के द्वारा जोड़ा गया। इसको फ्रेंड्स देख लीजिए, इसमें कितने लेसन हैं कुल। कक्षा 7 की बुक में 9 लेसन हैं, 110 पेज हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। इकाई 1 कक्षा 7। ये अपने काम की बात नहीं, शिक्षकों की है। नोट इम्पोर्टेंट, समानता के बारे में बताया गया यहाँ पर। मताधिकार की समानता। भारत जैसा एक लोकतांत्रिक देश है, आपको पता है, वयस्कों को मताधिकार देने का अधिकार है। वयस्क कौन होते हैं? जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है और उसका वोट बना हुआ है, वो क्या है? वयस्क मताधिकार बोलते हैं। चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, शिक्षा स्तर कैसा हो, जाति कुछ भी हो, गरीब हो या अमीर हो, सभी को वोट देने का अधिकार है जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है और जिसका वोट बना हुआ है। आप पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा था कक्षा 6 की बुक में, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार कहा जाता है। यह सभी लोकतंत्रों की आवश्यकता पहलू है। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क, स्त्री या पुरुष, चाहे आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों न हो, उसे एक वोट का अधिकार है। कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक थी। एक कांता बहुत गरीब है और उसी का मालिक भी वहीं वोट देने गया हुआ है। कांता ये देखकर बहुत खुश थी कि उसके पास भी एक वोट का अधिकार है और उसका जो मालिक है उसके पास भी एक वोट का अधिकार है, यानी दोनों क्या हैं? समान हैं। कांता इस समानता के बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक थी। नोट इम्पोर्टेंट, नोट इम्पोर्टेंट। अन्य प्रकार की असमानताएं। कांता
उन बहुत से लोगों में से एक थी जो भारतीय लोकतंत्र में रहते थे, जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर हैं। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। इसका आशय हम निम्नलिखित में दो कहानियों को पढ़कर समझेंगे। ये दोनों ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं और भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की असमानताओं पर प्रकाश डालती हैं। भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में एक असमानता कौन सी है? जाति व्यवस्था एक बहुत बड़ी बीमारी है भारत के लिए। यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत ही छोटी आयु में हो जाता है, क्योंकि गांव में अधिकतर लोगों को उनकी जाति से जाना जाता है। आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं, शहरी क्षेत्र में कोई किसी का नहीं होता है, वहाँ पर किसी को किसी की जाति से कोई लेना देना नहीं होता है। तो शायद सब सोचेंगे कि यहाँ जात पात का विश्वास नहीं करते हैं, परंतु जरा एक प्रमुख समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन, एक समाचार पत्र होता है, उसमें लिखा होता है कि भाई इस जाति का लड़का है, इस जाति की लड़की है, यदि आप शादी करना चाहते हो। ये हर एक समाचार पत्र में 1 या 2 पेज भरे होते हैं डेली। कॉल में देखेंगे और आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त यानी बहुत अधिक शिक्षा प्राप्त नौकरी पेशा वाले शहरी भारतीय के दिमाग में जाति की कितनी महत्वपूर्ण है, यानी उनमें हर एक की जाति लिखी मिलेगी। लेकिन आजकल अखबारों में इनकी जातियाँ मिलती हैं, लेकिन नीचे लिखा मिलता है कि किसी भी जाति का लड़का हो, किसी भी जाति की लड़की हो, हम उसी से शादी कर लेंगे। आज थोड़ी ही परंपरा बदल रही है पहले की अपेक्षा। आइए अब हम स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे की अनुभव के आधार पर दलित के बारे में आप पहले भी पिछले वर्ष की पुस्तक पढ़ चुके हैं। दलित क्या होता है? जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करके कहते हैं। दलित का अर्थ क्या होता है? कुचला हुआ या टूटा हुआ। शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था, आज भी हो रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। अपनी आत्मकथा जूठन, आत्मकथा कौन सी? जूठन में स्कूल में दूसरों से दूर बैठना, वह ज़मीन पर अपने बैठने की जगह तक आते आते चटाई छोटी पड़ जाती, कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता, जहाँ से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखते। कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते। जब वे कक्षा 4 में थे। कौन? ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित बच्चे की कहानी सुना रहा आपको यहाँ पर। प्राध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान को झाड़ू लगाने को कहा। वे लिखते हैं, लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कितना बड़ा है, ये साफ करना मेरी कमर में दर्द होगा। फ्रेंड्स, इस कहानी को आप पूरा पढ़ सकते हैं। ये कहानी एक जाति पर आधारित है। इसमें एक वाल्मीकि जाति के लड़का होता है, जिस पे स्कूल का प्राध्यापक बहुत अधिक काम कराता है, साफ सफाई का, झाड़ू का। बाद में उसका पिता उसको देख लेता है और फिर उसके मास्टर को बहुत डांटता है। इस प्रकार से एक कहानी दी गई। इस कहानी को पूरा पढ़ें, आपको कहानी में मज़ा भी आएगा और इस कहानी से शिक्षा भी मिलेगी कि आज भी भारत में कैसी जाति व्यवस्था है। मैं आपका यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता इस कहानी को पढ़ के, लेकिन आप यहाँ से याद रखेंगे जूठन किसकी कहानी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। वैसे पूरी कहानी दी गई यहाँ पर। फ्रेंड्स, आगे दूसरी कहानी श्रीमती अंसारी की है, जो किस पर आधारित है? धर्म पे आधारित है। ये धर्म पर आधारित है, इसको आप पढ़ सकते हैं वीडियो रोककर। मानवीय गरिमा के मूल्य। अब तक आप समझ गए होंगे कि प्राय कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण से किया जाता है। किस कारण से किया जाता है? कि उनका जन्म किस जाति में हुआ है, किस लिंग पे है और या धर्म में हुआ है, और वे उच्च वर्ग के या मध्यम वर्ग के या निम्न वर्ग के हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार। अंसारी एक मुस्लिम परिवार है। अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत के कारण और धर्मगत कारणों से हुआ है। जब लोगों के पास असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपति
के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंची। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवाकर शिक्षकों और छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह आहत किया और यह महसूस करवाया कि वे विद्यालय के अन्य छात्रों के समान नहीं हैं, उनसे कमतर हैं, यानी कमतर उनसे कम हैं, नीचे हैं। बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कर सके, किंतु जब उनके पिता ने उनके बेटे को झाड़ू लगाते देखा तो असमानता का व्यवहार का क्रोध आया और उन्होंने शिक्षक के समक्ष विरोध प्रकट किया। जब लोगों ने अंसारी दंपत्ति को अपना मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया तो उनके सम्मान को चोट पहुंची। फिर प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने के लिए सुझाव दिया, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपत्ति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। वे उसी सम्मान और उसी गरिमा के हकदार हैं जो अन्य किसी व्यक्ति को मिलते हैं। भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति चाहे पुरुष हों, क्षत्रिय हों, किसी भी जाति हों, धर्म के हों, शैक्षणिक हों या आर्थिक रूप से आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंधित हो, किसी प्रकार की आर्थिक भूमि हो उनकी, वे सब समान माने जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है। यह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आप इन चित्रों को देख रहे हैं। इन चित्रों में क्या दिखाया गया है, चलिए देखते हैं। एक बार यहीं से प्रश्न एग्जाम में आया था 1975 में। दीवार फिल्म, कौन सी फिल्म थी? दीवार बनी थी 1975 में। जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का फेंक कर दिए गए पैसे को उठाने से इनकार कर देता है। वह मानता है कि इसके काम की भी गरिमा है, उसे उसका भुगतान आदर्श के साथ किया जाना चाहिए। दीवार फिल्म कब आई थी? 1975 में आई थी। किस पर आधारित है? एक जूते पॉलिश करने वाले लड़के पर आधारित है। भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों को समानता के सिद्धांत को मान्यता दी गई है। जहां पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा के लिए कोई कानून नहीं था। आज़ादी से पहले की बात है ये। अब अनेक कानून लोगों के सम्मान और उनके समानता के व्यवहार के लिए लागू बनाए गए हैं। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं उनमें से निम्नलिखित हैं। प्रथम, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। कानून की व्यक्ति में हर व्यक्ति समान है। हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर और एक आम नागरिक तक, जो जैसे कांता एक घरेलू काम करने वाली नौकरी करने वाली महिला थी, कांता जैसी घरेलू काम करने वाली नौकर महिला है। सभी को एक कानून ही जैसे कानून का पालन करना है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, वंश, जन्मस्थान और उसकी स्त्री या पुरुष के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। एक प्रश्न यहाँ से आ सकता है, संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ कौन सा है? संसद है। हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उसमें अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है जिनमें खेल के मैदान, होटल, दुकान, बाजार आदि शामिल हैं। सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों, नहाने के घाटों का प्रयोग कर सकते हैं। चौथा, ऐसे प्रथा उनका उन्मूलन कर दिया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट ये चौथा है। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। पहला, कानून के द्वारा। दूसरा, सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाज की मदद। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने का अधिकार का रक्षा करता है। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों के जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम योजनाएं चलाई हैं। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हों। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम
कौन सा है? मध्याह्न भोजन व्यवस्था है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन मिड डे मील बोलते हैं, जिसे मिड डे मील द्वारा दिया जाए। यह भोजन भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु में प्रारंभ किया गया था। कहाँ पर? तमिलनाडु में। कब किया गया था? 1995 में। 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे स्कूल में 6 माह के अंदर आरंभ करने का निर्देश दिए। यानी सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिए कि वे अपने सभी स्कूलों में 6 माह के अंदर लागू करें। सभी राज्यों को निर्देश कब दिए थे? 2001 में दिए थे। किसने? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने। इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़े। उदाहरण के लिए कौन से प्रभाव पड़े? दोपहर का भोजन मिलने से गरीब बच्चों में अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल में आना। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस लौटकर नहीं आते थे। इसे बोलते हैं आधी छुट्टी। परंतु अब जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है, उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर का बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों यानी इससे क्या हो? जातिगत पूर्वाग्रहों को भी कम करने में सहायता मिली है, क्योंकि स्कूल में सभी जातियों और सभी धर्मों के बच्चे साथ में बैठकर खाना खाते हैं। कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है। दलित महिलाओं को भोजन का बनाने के लिए काम पर रखा गया है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की है। जो गरीब बच्चे हैं उनके भूख मिटाने में सहायता की है। किसने? मध्याह्न भोजन ने। जो प्राय खाली पेट स्कूल जाते हैं और इस कारण पढ़ाई में ध्यान केंद्रित नहीं होता। यानी किसी का भूखा पेट होगा तो पढ़ाई में ध्यान कैसे लगे उसका। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता को बढ़ावा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने बच्चों को स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति में बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीर के बच्चे जाते हैं उन बच्चों में बहुत अलग है। जहां उत्तराखंड में बच्चे खाना खा रहे हैं मिड डे मील। गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव होता है। आज भी कहाँ पर होता है? विशेषकर जो पिछड़े इलाके हैं जैसे राजस्थान है, वहाँ पर आज भी जातिगत बहुत भयंकर अवस्था में है। असमानता व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसी असमानता स्थिति में धकेला जाता है जहाँ उनके सम्मान को रक्षा नहीं हो पाती। ऐसा इसीलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें सम्मान समझने से इनकार कर रहे हैं। जो उच्च जाति के लोग हैं या जो सवर्ण लोग हैं, वो आज भी निम्न जाति के लोगों को अपने बराबर का नहीं समझते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। इन लोगों की सोच में धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति, महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करें कि लगे कि कोई भी कमतर नहीं है, यानी कोई भी नीचा नहीं है, सभी समान हैं और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है। यानी जो प्रजातंत्रीय समाज है, यहाँ पर समानता स्थापित करना एक कंटिन्यू संघर्ष है, जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाज का सहयोग जरूरी है। इसमें व्यक्तियों का और समाज का सहयोग जरूरी है। इस पुस्तक में आप इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे। आगे और अधिक दिया इस पुस्तक में किसके बारे में? समानता के बारे में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यहाँ पर क्या बोला है? अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। यानी आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए, किसी प्रकार से हो। ये बात बाबा साहब ने बोली है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान
के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। यानी जो कठिनाइयाँ हैं उन पर विजय प्राप्त करनी होती है। आत्मसम्मान के लिए केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास, मान्यता प्राप्त कर सकता है। यानी यहाँ पर आत्मसम्मान के बारे में बताई गई है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बातें। असमानता केवल भारत में नहीं है, अन्य देशों में भी असमानता है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिकन लोग हैं जो अफ्रीका से गए हुए अमेरिका में बसे हुए जो लोग हैं, जिनके पूर्वज गुलाम थे, यानी उनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे काम करवाने के लिए अमेरिका के लोगों के द्वारा। वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं, यानी आज भी उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। कुछ दिन पहले की एक घटना है अब अमेरिका की। वहाँ पर एक अफ्रीकन लोग था, काला रंग का था। उसके साथ अमेरिका की पुलिस ने बहुत बुरा दुर्व्यवहार किया। उसको इतना पीटा कि उसकी मृत्यु हो गई। फिर बाद में वहाँ पर अफ्रीकन लोगों ने आंदोलन किए, धरने दिए। उसके बाद वहाँ की पुलिस को क्या मिला? सज़ा मिली। जिस पुलिस ने उसको पीटा था उसको सज़ा दी गई, सस्पेंड किया गया उसको, लेकिन कोई ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। आज भी अमेरिका में अफ्रीकन लोगों के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता है। वे आज भी जीवन की मुख्य असमान मानते बताते हैं। जबकि 1950 के दशक तक अफ्रीकन अमेरिकों का सम्मान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। 1950 के दशक में एक कौन सा आंदोलन हुआ था? अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए एक आंदोलन चला था अफ्रीका में। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त रूप से बहुत असमानता का व्यवहार होता था। इससे पहले 1950 से पहले बहुत दुर्व्यवहार होता था अफ्रीकन लोगों के साथ। उदाहरण के लिए बस यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था। जब कोई गोरा आदमी बैठना चाहे तो उसे अपनी सीट से उठना पड़ता था। 1950 से पहले की बात है ये। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बस में दिखाए गए हैं। ये क्या है? एक कहानी है, सच्ची घटना है ये कहाँ घटी थी? अमेरिका में घटी थी। कब घटी थी? 1955 में घटी थी। रोजा पार्कस एक अमेरिकी महिला थी। 1 दिसंबर 1955 का दिन था। एक बस में एक सीट पर बैठ गई। गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया था। यानी बस में सीट पर बैठी थी, गोरा व्यक्ति आया, उसको सीट देने से मना कर दिया। अमेरिकनों के साथ ऐसा असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन हुआ। यहीं से आंदोलन की शुरुआत होती है। कहाँ से? अफ्रीकी अमेरिका महिला पार्कस के द्वारा सीट न देने से। नागरिक अधिकार आंदोलन कहते हैं इसे नागरिक अधिकार आंदोलन कहते हैं। कहाँ चला था? अमेरिका में चला था। सिविल राइट्स मूवमेंट बोला जाता है इसे। कब चला था? 1955 में शुरुआत होती है इसकी। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम के तहत नस्ल, धर्म, राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया अमेरिका में। कब? 1964 में। 1910 साल लगे इसको ख़त्म होने में। देख लीजिए आप, 10 साल तक आंदोलन चला था। इसे यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकी बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएं। उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकी गरीब हैं जो अफ्रीका में हैं। जो अफ्रीका के लोग आज भी गरीब हैं और आज भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। अधिकतर अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे स्कूलों में प्रवेश लेते हैं जहां कम सुविधाएं हों, कम योग्यता वाले शिक्षक हों। जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं, उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां के सरकारी स्कूलों का स्तर बहुत ऊंचा हो। जी देख लीजिए, कहानी दिखाई गई है अमेरिकन औरत की। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश, भारत का संविधान 15 है, इसमें क्या अंश है? धर्म, मूल, जाति, जन्म, लिंग, स्थान के आधार पर किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी समान हैं। राज्य
ये यहाँ से याद रखेंगे, एग्जाम पूछा जाता है। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। कोई व्यक्ति केवल धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजनों के स्थान पे प्रवेश पे प्रतिबंध नहीं लगाएगा। पूर्णतः या भागत राज्य निधि पोषित साधारण जनता के प्रयोग को जो सार्वजनिक हैं, जैसे कुएं हैं, तालाब है, स्नानागार हैं, सड़कें हैं, सार्वजनिक समागम स्थानों का उपयोग कर सकेंगे। ये बातें यहाँ पर बताई गई हैं। अनुच्छेद 15 याद रखेंगे, धर्म, जाति, मूल, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। लोकतंत्र की चुनौती, नोट इम्पोर्टेंट। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में आया था। उनको समान अधिकार प्राप्त हुए। कब? 2016 में आया था दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम। शब्द संकल्प दिए गए यहाँ पर। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार क्या होता है? यह लोकतांत्रिक समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ होता है सभी वैश्विक, सार्वभौमिक का सभी वैश्विक जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। गरिमा क्या होती है? इसका तात्पर्य अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझना, यानी सब दूसरों की इज्जत करना। संविधान क्या है? यह एक दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों की निरूपित किया गया है, यानी नियमों और अधिनियमों की क्या एक बुक है संविधान। नागरिक अधिकार आंदोलन, एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक में यानी 1955 में चला था 1964 तक प्रारंभ हुआ था और इसे अफ्रीकी अमेरिकन को नस्लगत भेदभाव को समाप्त कर दिया गया था और समान अधिकारों की मांग की गई थी। ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को जय हिंद, भारत माता की जय। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें।